हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है यूपीएससी ज्ञान में। इससे पहले हमने एनसीईआरटी 6 क्लास की ये सीरीज़ चल रही है हमारी। उसमें हमने 5 चैप्टर कंप्लीट करा था। उसमें हमने पढ़ा था ग्राम पंचायत। अब हमारा चैप्टर 6 है गांव का प्रशासन। तो इसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर कुछ समझ में अच्छा लगता है, समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। जो नहीं आता है उसको भी पूछ लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 6। भारत में 6 लाख से अधिक गांव हैं। उनकी पानी, बिजली, सड़क आदि की ज़रूरतों को पूरा करना कोई आसान काम नहीं है। इसके अलावा ज़मीन के दस्तावेजों को रख रखाव करना पड़ता है और आपसी विवादों को भी निपटाने की ज़रूरत पड़ती है। इन सब की व्यवस्था के लिए गांव का प्रशासनिक ढांचा होता है। इस पार्ट में हम 2 ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों के काम और उनके बारे में थोड़े विस्तार से पढ़ेंगे। जो हमारे आसपास के गाँव हैं, अगर कोई शहर में रहता है तो पास में कहीं गाँव देखा होगा, वहाँ की पंचायत देखी होगी, वहाँ का प्रशासन देखा होगा, तो उसको अपन ध्यान में रखकर इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। गांव में झगड़ा। मोहन एक किसान है और उसके परिवार के पास थोड़ी सी खेती हर ज़मीन है जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा है। उसके खेत से लगा हुआ रघु का खेत है। दोनों के खेत एक छोटी सी मेड़ पर बने होते हैं। एक सुबह मोहन ने देखा रघु ने मेड़ को थोड़ा आगे बढ़ा लिया। ऐसा करके उसने मोहन की कुछ ज़मीन अपने खेत में मिला ली और अपने खेत का आकार बढ़ा लिया। मोहन को बहुत गुस्सा आया, मगर वह थोड़ा डरा हुआ भी था। रघु के परिवार के पास बहुत ज़मीन थी और उसके अलावा उसके ताऊ गांव के सरपंच थे। फिर भी मोहन ने हिम्मत जुटाई और रघु के घर पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई। रघु ने तो मानने से ही इनकार कर दिया कि उसने मेड़ को आगे बढ़ाया है। थोड़ी ही देर में झगड़ा शुरू हो गया। रघु ने अपने मजदूर को बुला लिया। दोनों ने मिलकर मोहन पर चिल्ला रहे थे। फिर उन्होंने मोहन को मारना शुरू कर दिया। हो हल्ला सुनकर पड़ोसी बाहर आ गए। उन्होंने देखा कि मोहन की पिटाई हो रही है। बीच बचाव करके उन्होंने मोहन को बचाया। मोहन को सिर पर और हाथ पर बहुत चोट आई थी। एक पड़ोसी ने उसकी मरहम पट्टी की। मोहन के एक दोस्त ने, जो गांव में डाकघर में काम करता था, सुझाव दिया कि उन्हें स्थानीय पुलिस थाने जाकर रपट लिखवानी चाहिए, जबकि कुछ लोग उसके खिलाफ थे। उनको लग रहा था कि बहुत सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा और नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि रघु के परिवार वाले तो पहले से ही पुलिस थाने में पहुंच चुके होंगे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद अंततः यह तय हुआ कि जिन पड़ोसियों की आंखों के सामने ये घटना हुई थी, मोहन उनको लेकर पुलिस थाने जाएगा। पुलिस थाने का क्षेत्र। थाने के रास्ते में एक पड़ोसी ने पूछा, क्यों ना हम थोड़ा और पैसा खर्च करके शहर के बड़े थाने चलें। मोहन ने समझाया कि बात पैसे की नहीं है, इसी थाने में अपना मामला दर्ज करवा सकते हैं क्योंकि हमारा गांव इसी के कार्य क्षेत्र में ये एक पुलिस थाने का दृश्य है। हर पुलिस थाने का एक कार्य क्षेत्र होता है जो उसके नियंत्रण में रहता है। लोग उस क्षेत्र में हुई चोरी, दुर्घटना, मारपीट, झगड़े आदि की रपट उसी थाने में लिखवा सकते हैं। यह वहाँ के थानेदार की जिम्मेदारी होती है कि वह लोगों की घटना के बारे में पूछताछ करे, जांच पड़ताल करे और अपने क्षेत्र के अंदर ही मामलों पर कार्रवाई करे। ये क्वेश्चन आ गया इधर कि अगर आपके घर में चोरी हो जाती है तो आप किस थाने में जाकर शिकायत करवाएंगे। तो अभी हमने इसका आंसर पढ़ा है कि उसी क्षेत्र में, जिस कार्य क्षेत्र में वो थाना होता है, और उसी क्षेत्र में जहाँ वो गाँव होता है, उसी थाने में जाकर शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। मोहन और रघु के बीच में किस बात को लेकर विवाद हुआ था? तो ज़मीन को लेकर विवाद हुआ था। मोहन को रघु से झगड़ा करने में क्यों डर लग रहा था? क्योंकि वो ज़्यादा ज़मीन वाला था, पैसे वाला था और उसके ताऊ सरपंच भी थे। कुछ लोगों ने कहा कि मोहन ने पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाना चाहिए, जबकि कुछ लोगों ने इससे मना कर दिया। लोगों ने अपनी राय के लिए क्या तर्क दिए? इस क्वेश्चन का आंसर आप करने की कोशिश करना। पुलिस थाने में होने वाला काम क्या है? तो जब सब लोग पुलिस थाने पहुंचे तो मोहन थानेदार के पास गया और उसे पूरा मामला बताया। उसने यह भी बताया कि वह अपनी शिकायत लिखित रूप से देना चाहता है। थानेदार ने बड़ी बेरुखी से कहा कि उसके पास छोटी छोटी शिकायत और जांच पड़ताल का समय नहीं है। मोहन ने अपने घाव भी दिखाए, लेकिन थानेदार पर कोई असर नहीं हुआ। मोहन हैरान था कि उसकी शिकायत आखिर दर्ज क्यों नहीं की जा रही है। मोहन बाहर गया और अपने पड़ोसियों को बुलाकर अंदर ले आया। पड़ोसियों ने थानेदार को समझाया कि मोहन को उसकी आंखों के सामने पीटा गया है। अगर वे उसे ना बचाते तो उसे बहुत गंभीर चोटें आती। उन्होंने मामला दर्ज करने पर जोर दिया। अंततः थानेदार राजी हो गया। उसने मोहन को अपनी शिकायत लिखकर देने को कहा। थानेदार ने वादा किया कि अगले दिन एक हवलदार घटना की जांच पड़ताल करने के लिए वहाँ आप। राजस्व विभाग का काम क्या है, अब ये पढ़ेंगे हम। तो आपने पढ़ा है कि मोहन और रघु की खेत की मेड़ को लेकर एक ज़बरदस्त लड़ाई हुई। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह अपना मामला शांतिपूर्वक सुलझा लेते?
क्या कोई ऐसे अभिलेख यानी रिकॉर्ड्स होते हैं जिनसे ये पता चल जाए कि गांव में किसके पास कौन सी ज़मीन है? चलिए पता करते हैं कि यह कैसे किया जाता है। ज़मीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य काम होता है। अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कहीं पटवारी, कहीं लेखपाल, कहीं कर्मचारी, कहीं ग्रामीण अधिकारी, तो कहीं कानूनगो कहते हैं। हम यहाँ ज़मीन का लेखा जोखा रखने वाले कर्मचारी के लिए पटवारी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रत्येक पटवारी कुछ गांवों के लिए जिम्मेदार होता है। अगले पृष्ठ पर दिए गए नक्शे पर उनके अनुसार बने खसरे यानी ये रहा अगले पृष्ठ पर खसरे यानी रजिस्टर्स का विवरण कि किसके पास कितनी ज़मीन है। यह पटवारी द्वारा रखा गया गांवों के लोगों की ज़मीन को रिकॉर्ड का एक हिस्सा है। आमतौर पर पटवारियों के पास खेत नापने के लिए अलग अलग तरीके से कई जगहों पर एक वह लंबी लोहे की जंजीर के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसे जरीब कहते हैं। ऊपर दी गई पटवारी किसानों की भूमि को इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों के बारे में जानकारी देता है। यह काम होता है रिकॉर्ड के आधार पर। खसरा कहलाने वाले इस रिकॉर्ड में पटवारी ने नीचे दिए गए ज़मीन के नक्शे के मुताबिक सूचनाएं भरी। इससे पता चलता है कि ज़मीन का कौन सा टुकड़ा किसके नाम पर है। इस रिकॉर्ड में नक्शे को देखिए और मोहन और रघु की ज़मीन से संबंधित सवालों का जवाब दीजिए। ये एक ज़मीन का नक्शा है। किसानों को अक्सर अपने खेत के नक्शे और रिकॉर्ड की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए उनको कुछ शुल्क देना पड़ता है। किसानों को अपनी नकल पाने का अधिकार है, हालांकि कई बार उनको ये रिकॉर्ड आसानी से नहीं मिलते। लोगों को इसको हासिल करने के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई राज्यों में ये सारे रिकॉर्ड्स कंप्यूटर में डाल पंचायत के दफ्तर में रखे जाते हैं ताकि वे आसानी से लोगों को उपलब्ध हो सके और नई सूचनाओं के अनुसार नियमित रूप से दुरुस्त होते रहें। आपको क्या लगता है कि किसानों को इस रिकॉर्ड की ज़रूरत कब पड़ेगी? नीचे दी गई स्थितियों को पढ़िए, उन मामलों को पहचान किए जिन्हें ज़मीन के रिकॉर्ड्स अनिवार्य होते हैं। यह भी बताइए कि वे किस लिए ज़रूरी हैं। तो ये क्वेश्चन से इनका आंसर हमें इसमें ढूंढना है। एक किसान दूसरे किसान की ज़मीन खरीदना चाहता है जब हमें ज़रूरत पड़ सकती है। एक किसान अपनी फसल दूसरे को बेचना चाहता है तो फसल बेचने के दौरान तो नहीं भी पड़ती है, लेकिन ज़मीन बेचने के दौरान तो पड़ती है। एक किसान को अपनी ज़मीन से कुआं खोदने के लिए बैंक में कर्ज चाहिए जब भी हमको ज़रूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्स की। एक किसान अपने खेतों के लिए खाद खरीदना चाहता है तो सब पड़ती है, खाद खरीदने के लिए हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक किसान अपनी ज़मीन अपने बेटे और बेटियों में बांटना चाहता है तो जब भी हमें कागजात की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ज़रूरी है कि वह उसको समय समय पर दुरुस्त करता रहे। किसान कई बार फसल बदल देते हैं, कुछ और उगाने लगते हैं या कहीं और कुआं खोद लेता है। इन सब हिसाब रखना सरकार के राजस्व विभाग का काम होता है। इस विभाग के वरिष्ठ लोग इस काम का निरीक्षण करते हैं। भारत में सभी राज्य जिले में बटे हुए हैं। जमीन से बटे हुए मामलों की व्यवस्था के लिए इन जिलों को और भी छोटे खंडों में बांट दिया जाता है। जिले के उपखंडों में कई नामों से जाना जाता है, जैसे तहसील, तालुका इत्यादि। सबसे ऊपर जिला अधिकारी होता है और उसके नीचे तहसीलदार होते हैं। वह विभिन्न मामलों को निपटाना होता है। वे पटवारी के काम का निरीक्षण करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि रिकॉर्ड सही ढंग से रखे जाएं और राजस्व इकट्ठा होता रहे। वे यह भी देखते हैं कि किसानों को अपने रिकॉर्ड की नकल आसानी से मिल जाए। वे विद्यार्थियों को ज़रूरत पड़ने पर जाति प्रमाण पत्र जारी करते हैं। तहसीलदार के दफ्तर में ज़मीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं। एक नया कानून बना है हिंदू अधिनियम धारा 2005 के तहत। हम उन किसानों के बारे में सोचते हैं कि उनके पास ज़मीन है तो आमतौर पर हमारे ध्यान में पुरुष होते हैं। महिलाओं की हैसियत खेतों में काम करने के मददगार भर की मानी जाती है। उनके बारे में ज़मीन के मालिक के रूप में कभी नहीं सोचा जाता। अभी तक कई राज्यों में हिंदू औरतों के परिवार को ज़मीन में हिस्सा नहीं मिलता। पिता की मृत्यु के बाद ज़मीन बेटों में बांट दी जाती। हाल ही में ये कानून बदला गया। नए कानून के मुताबिक हिंदू परिवार में बेटों, बेटियों और उनकी माँ को ज़मीन में बराबर हिस्सा मिलता है। यह कानून सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी लागू होगा। इस कानून में बड़ी संख्या में औरतों को फ़ायदा होगा। उदाहरण के लिए सुधा एक खेतिहर परिवार की सबसे बड़ी बेटी है। वह शादीशुदा है और पास के गांव में रहती है। अपने पिता की मृत्यु के बाद सुधा अक्सर खेती के काम में माँ का हाथ बटाने आती है। उसकी माँ ने पटवारी से कहा कि ज़मीन पर अब बेटे के साथ उसका दोनों बेटियों का नाम भी रिकॉर्ड में आए। सुधा की माँ बड़े आत्मविश्वास के साथ बड़े बेटे और बेटी की मदद से खेती का काम संभालती हैं। सुधा भी इसी निश्चिंता से जी रही है कि ज़रूरत पड़ने पर वह अपने हिस्से की ज़मीन में काम चला सकती है। ये एक सार्वजनिक सेवा का एक सर्वेक्षण है, इसको पढ़ लेना, बस एक नज़र में निकाल लेना। ये प्रशासनिक सेवा के जो काम होते हैं उनमें
क्या क्या समस्याएं होती है लोगों की, क्या सुधार किए जाते हैं, किस किस क्षेत्र में काम किया जाता है, वो चीज़ है ये। अभी कुछ 9 क्वेश्चंस हैं। क्या पुलिस का काम क्या होता है, तो ये भी हमने पार्ट में पढ़ा। पटवारी के 2 काम बताइए, तो ये भी हमने अभी पार्ट में पढ़ा। तहसीलदार का काम क्या होता है, ये भी हमने पढ़ा। एक बिटिया की चाह कविता के मुद्दे से उठाने की कोशिश करिए कि क्या आपको ये मुद्दा महत्वपूर्ण लगता है। ये कविता है एक बिटिया की चाह। विरासत में मिला ये घर पापा को अपने पिता से, यही घर मिलेगा मेरे भैया को मेरे पिता से, पर मैं और मेरी माँ हमारा क्या। बता दिया गया मुझे पिता के घर में हिस्से की बात औरतें नहीं किया करती, लेकिन मुझे चाहिए एक घर अपना, बिल्कुल मेरा अपना नहीं चाहिए दहेज में रेशम और सोना। बोल रही है एक ये कहानी है एक बिटिया की चाह। इससे हमें उस क्वेश्चंस को सॉल्व, एक हमने इससे पहले पार्ट पढ़ा था पंचायती राज, उसको और इस वाले पार्ट को कंपेयर करके एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं, पंचायत और पटवारी का काम एक दूसरे से कैसे जुड़ा है, ये आंसर देना है हमें। ये सारे क्वेश्चंस आप करने की कोशिश करना। नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आंसर बता दूँगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।